ओके, सेंटर ऑफ मास। बात है नहीं बेटे, ध्यान से सुनो, अभी समझो। ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, ये ऐसे इस प्लैंक के ऊपर रखा है, प्लैंक का मास है m2। ठीक, अगर तो ये दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, जैसे फ्रिक्शन के क्वेश्चन हमने किए, मान लो तुम इसे खींच रहे हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ, और ये फोर्स एफ उतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो क्या होगा, m1 और m2 एक साथ चलेंगे, है ना। तुम इस यहां पे ग्राउंड स्मूथ है मान लो, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, m1 और m2 एक साथ चलेंगे आगे। तुमने कहा आई एम टेकिंग दिस m1 एंड m2 एज अ सिस्टम। अगर तुमने इस m1 और m2 को एक सिस्टम लिया तो m1 पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे आ रहा होगा, m2 पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ रहा होगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तुमने कहा मैं तो इन दोनों को एक सिस्टम लेके चल रहा हूं, तो इसलिए इस फोर्स को तो देखोगे नहीं, क्योंकि हम तो देखते हैं हमेशा सिस्टम पे आने वाला एक्सटर्नल फोर्स। आप कहोगे दिस F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a। ये a क्या होगा, इनका एक्सेलरेशन, m1 का भी एक्सेलरेशन a है, m2 का भी एक्सेलरेशन a है, तो ये a क्या होगा, इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। बट अगर मैंने ये फोर्स बहुत बड़ा लगाया होता, स्लिपिंग हो जाती इनके बीच, फ्रिक्शन यहां पे काइनेटिक हो जाता, अब इसका एक्सेलरेशन अलग होता, इसका अलग होता एक्सेलरेशन, होता ना। अब किसका एक्सेलरेशन तेज होता, m2 का, क्योंकि इसको हम पकड़ के पुल कर रहे हैं। m1 का एक्सेलरेशन कम आता, m2 का एक्सेलरेशन ज्यादा आता। मैं गलती से फिर भी कहता मैंने इसको सिस्टम मान लिया, मैं तो अभी भी यही इक्वेशन लिखता। हरनूर सुन बेटा इधर, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, श्रेया दूर होके बैठो थोड़ा सा, एंड पूरा ध्यान सामने। मैं तो अभी भी इसको एक सिस्टम लेता, मैं तो अभी भी यही इक्वेशन बनाता, लेकिन इस बारी m1 का एक्सेलरेशन अलग होता a1, m2 का एक्सेलरेशन अलग होता a2, क्योंकि वो तो स्लिपिंग हो रही है वहां पे, तो मैं इक्वेशन तो यही लिखता। फिर ये a क्या होता, ये a ना तो m1 का एक्सेलरेशन है ना m2 का है, किसका एक्सेलरेशन है ये फिर, क्योंकि वही टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए। कहां है ये सेंटर ऑफ मास, किसका एक्सेलरेशन है ये, सेंटर ऑफ मास का तुमने कहा, क्या है ये सेंटर ऑफ मास, किधर है ये सेंटर ऑफ मास, क्या, मैं रहने दूं, जो तुम लोग से पूछो ही ना, एक काम करूं, क्योंकि अलग अलग एकदम एब्सर्ड आंसर दोगे, कहां तक समझाता फिरूंगा, अलग अलग जगह पे होता है। अच्छा और सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लो ये मेरे पास एक 2 kg का पार्टिकल है, इसको मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया लेट्स से 10 न्यूटन का। ठीक, ये एक और मेरे पास पार्टिकल है 3 kg का, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया लेट्स से 18 न्यूटन का, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये, इनके साइज को इग्नोर ही कर दो। ठीक है, आपस में ये एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके बीच, बट लेट अस इग्नोर दैट। मैं कहूंगा इसका एक्सेलरेशन क्या है, 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 आएगा, 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा, 6 आएगा। मैंने कहा एक काम करो यार, इस पूरे को सिस्टम मानो, इस पूरे को एक सिस्टम मानो। ठीक, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 18 + 10। अब ये नहीं कहना सर 10 तो इंटरनल है, इंटरनल नहीं है, ये 2 kg पार्टिकल पर हमने फोर्स लगाया था, ये 3 kg पर हमने फोर्स लगाया था। अगर तुमने 2 और 3 को सिस्टम लिया है तो 2 और 3 के आपस का कोई फोर्स है वो नहीं देखेंगे, बाहर से फोर्स कोई आ रहा है वो तो देखेंगे। कई बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं सर ये पूरा आपने जो ऐसे बाउंड्री बनाई इसके अंदर है ये तो, अरे वो दिखाने के लिए लगा तो मैं रहा हूं फोर्स, सिस्टम यहां पे कौन है, 2 और 3, मैं तो नहीं हूं ना सिस्टम का पार्ट, तो मेरा फोर्स तो एक्सटर्नल माना जाएगा ना इस 2 और 3 पर। सो इस 2 और 3 को मैंने सिस्टम ले लिया। कितना एक्सटर्नल फोर्स है, 28, मास कितना है 5, अब कितना एक्सेलरेशन आया 5.6, ये किसका एक्सेलरेशन है, ऑफ कोर्स बोलोगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, पर किसका, कहां है, किसका एक्सेलरेशन है ये,
क्या इमेजिन करूं मैं? बताओ, क्या इमेजिन करूं? बोलने को ठीक है सर ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, वो समझेंगे भी, अभी क्यों है वो भी समझेंगे, बट चलो अभी मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। अब मैं इमेजिनेशन, भाई 2 kg का ब्लॉक मुझे पाथ से चलते हुए इमेजिन कर पाता हूं मैं कि 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 है, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी 5, 2 सेकंड बाद 10, 3 सेकंड बाद 15, मैं इसका एक्सेलरेशन 6 इमेजिन कर पा रहा हूं। ये क्या इमेजिन करूं मैं भाई? लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, बताओ, बोलो अनुष्का बेटे, हम क्या इमेजिनेशन करें? ये कौन क्या है, किसका एक्सेलरेशन है ये 5.6? श्रेया, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, मतलब चारों तरफ मास इक्वल हो। ये तो पार्टिकल है छोटे छोटे दो। सुनो मेरी बात, ये 2 kg पार्टिकल है, ये 3 kg पार्टिकल है, ठीक। आप एक काम करो, आप ये 2 kg और 3 kg पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है, आप इन दोनों की जगह एक पार्टिकल मान लो जिसका मास है 5 kg। 2 kg प्लस 3 kg 5 kg, मतलब एक सिंगल पार्टिकल मानो, मैं पार्टिकल बोल रहा हूं, ये दिखा दिया ऐसे पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल मानो जिसका मास इस पूरे सिस्टम के मास के बराबर है, 2 + 3 5 kg। इसको एक स्पेशल जगह पे रखो 3 के पास ज्यादा, वो स्पेशल जगह कैसे ढूंढते हैं मैं सिखाऊंगा आज आपको, ठीक है। इमेजिन करो ये 2 kg और 3 kg पार्टिकल है ही नहीं, इन दोनों की जगह एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास है 5 kg। इस जितने भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं 18 + 10 कितना फोर्स है? 28, ये सारे फोर्सेस उस पे लगा दो। तो इस 5 kg के पार्टिकल को, तो अब तुम इमेजिनेशन क्या चलाओगे? ना ये 2 kg है, ना ये 3 kg है, ये नहीं है, इनकी जगह एक सिंगल पार्टिकल है 5 kg का। वो कहां रखना है वो उस पे मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में, पोजीशन ऑफ COM पे, है ना। ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तुम बोलोगे COM सर मिडिल में ले लो। ये यूनिफॉर्म ना हो, मान लो इसकी कैप लोहे की बनी हो बड़ी भारी, तो COM थोड़ा राइट को होगा। सेंटर ऑफ मास भारी वाली साइड थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 3 के ज्यादा पास दिखाया है, वो बातें करेंगे हम अभी। तो अब तुम्हारा इमेजिनेशन कैसा? द मूवमेंट आई से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है 5.6, तो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन क्या चलना चाहिए? एक सिंगल पार्टिकल है 5 kg का, इस सिस्टम पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस थे वो इस पे लगा दिए गए। मान लो सिचुएशन ऐसी होती, मान लो ये 2 kg और 3 kg के बीच तुमने एक रस्सी भी बांध रखी होती ऐसे, और उस रस्सी का टेंशन होता लेट्स से 2 न्यूटन, रस्सी भी बांध रखी होती, रस्सी का टेंशन होता 2 न्यूटन। अब ये 2 kg पार्टिकल का एक्सेलरेशन 12, ये हो जाएगा 6, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 18 - 2 16/3, लेकिन COM का एक्सेलरेशन यही रहेगा। हम सीखेंगे किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। ये 2 न्यूटन तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, ये तो 2 kg और 3 kg के बीच की रस्सी में आया फोर्स है, 2 पे राइट है 3 पे लेफ्ट है। तो अगर सिस्टम पर कोई इंटरनल फोर्सेस हैं, COM को परवाह नहीं है। किसी भी सिस्टम का COM वो इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर सिस्टम के सारे मास को मैं कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूं, जो बिल्कुल ऐसे मूव करेगा जैसे कि सिस्टम पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सारे उसी पे लगा दिए गए हों। तुम इस 2 kg 3 kg और 2 kg की जगह एक सिंगल पार्टिकल ले लो 5 kg का, इस सिस्टम पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस थे 18 + 10 28 इस पे लगा दो, इंटरनल फोर्सेस को छोड़ दो। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पे सिस्टम के सारे मास को तुम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। उस सिस्टम पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सारे उस पार्टिकल पे लगा दो, तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा वही उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। बहुत डिटेल में समझना और सोचना, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इमेजिनरी पॉइंट है,
सचमुच में मुझे नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा 2 kg थे। अब कहोगे सर इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम भाई, इसका फायदा आप धीरे धीरे सीखोगे। ये बहुत खास पॉइंट है, बहुत खास, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आप सीखोगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में। और संडे को वो सारा सीखा हुआ टेस्ट में, टेस्ट का टॉपिक यही है, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। 15 अगस्त का एक लेक्चर मिस हो जाएगा हमारा, क्योंकि ना 4 लेक्चर मिलते मजा आता। कोई नहीं, 3 लेक्चर। कोलिजन तो तैयार है ना, वो तो आज भी टेस्ट है तुम लोगों का, तैयार है ना कोलिजन पूरा, और ये संडे टेस्ट में कोलिजन एंड COM। ठीक है, सो लिखो, डायग्राम्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशंस बहुत आएंगी हमारे सामने। COM ऑफ अ सिस्टम, COM of a system is that point, COM of a system is that point where whole mass of the system is assumed to be concentrated, where whole mass of the system is assumed to be concentrated, and its acceleration depends only on external forces acting on the system। कैसे, वो भी देखेंगे, क्यों एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस क्यों नहीं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक वेज है, इस वेज के ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा है, ये एंगल थीटा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, छोड़ दिया सिस्टम को फ्री स्टेट से, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, लक्ष्य क्या होगा, बता बेटे, बता, इस केस में क्या होगा, स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है मान लो, ये कैपिटल एम है मान लो। स्मॉल एम का क्या होगा, ये स्मॉल एम एक्सेलरेट करेगा नीचे भी और पीछे भी, तो ये स्मॉल एम कुछ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये नीचे फिसलने के साथ साथ पीछे भी हटेगा। तो स्मॉल एम के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैं इतना इजीली बता नहीं सकता अभी के वक्त, एटलीस्ट थोड़ी देर के बाद सीख जाएंगे वो भी। तो ये स्मॉल एम कुछ इधर एक्सेलरेट करेगा ऐसे। अब ये नहीं कहना सर वेज तोड़ के अंदर आ गया, वेज पीछे हट गया है, मतलब थोड़ी देर के बाद की सिचुएशन देखोगे तो कैपिटल एम पीछे शिफ्ट कर गया होगा, यहां पर ये कैपिटल एम शिफ्ट कर गया है, ये स्मॉल एम नीचे फिसलने के साथ साथ ये पीछे भी हटा है, तो यहां पहुंच गया। तो स्मॉल एम का नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, स्मॉल एम वेज पे नीचे फिसलने के साथ साथ पीछे भी हट रहा है। दिमाग में ये सब चीजें बिठाओ, जल्दीबाजी के टॉपिक अगले ये 2 नहीं है, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, यू नीड टू। प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं करी कोई बात नहीं, बट बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिमाग में जाने चाहिए, इमेजिनेशन चलना चाहिए, मोशन कैसे हो रहा है आपके दिमाग में वो प्रोसेस होना चाहिए। ये स्मॉल एम का नेट एक्सेलरेशन इस तरफ कहीं आएगा, कैपिटल एम का आसान है, पीछे भागेगा खाली। लेकिन लक्ष्य तुम बताओ बेटा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर जा रहा होगा, वेज पीछे जा रहा है, स्मॉल एम इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा होगा, बोल बेटे, वर्टिकली डाउन, क्यों, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं, नॉर्मल फोर्स भी तो है, फिर से क्या आया, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये स्मॉल एम कैपिटल एम पर, कैपिटल एम स्मॉल एम पर जो नॉर्मल फोर्स दे रहा है मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। जब मैं आपसे कहूंगा इस पूरे को एक सिस्टम, मतलब आज से आगे आप गौर करो, हम कभी भी अलग अलग एक्सेलरेशन पे चलती हुई बॉडीज को सिस्टम नहीं मानते थे, मैंने अवॉइड करवाया था आपसे, इसीलिए क्योंकि तब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते नहीं थे। आज से आगे
अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन a1 है, दूसरे का a2 है, अलग चल रहे हैं, स्टिल यू कैन टेक इट एज अ सिस्टम। फिर तुम्हें ना a1 मिलेगा ना a2 मिलेगा, मिलेगा क्या? COM का एक्सेलरेशन। तो अगर तुम इस वेज और ब्लॉक को एक सिस्टम मानो तो इस पे 3 एक्सटर्नल फोर्स है। इसका वेट है स्मॉल mg, इसका वेट है कैपिटल mg, टेबल से नॉर्मल फोर्स आ रहा है n। ये 3 फोर्सेस है। इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का COM जहां भी है, वो अभी मुझे नहीं पता कहां है, जहां भी वो सीखेंगे कहां है COM, कहां है वो जहां भी है वहां से वो किधर चलेगा? सिर्फ वर्टिकल। समझ में आ रही बात? वो सिर्फ वर्टिकल चलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस ही सिर्फ। तो कभी भी किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, लुक एट द एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। तुमने कहा A B C सिस्टम है, तो A और B के आपस के फोर्स को मत देखो, B और C के मत देखो, A और C के मत देखो, देखो इन A B C पर D E F और जो भी है क्या फोर्सेस लगा रहे हैं। A B C का आपस का फोर्स मत देखो, ठीक है? इसको नोट कर लो, ये वाला डायग्राम खाली बना लो बस। ठीक है, लिख लो। इफ वी कंसीडर वेज प्लस ब्लॉक एज अ सिस्टम, if we consider wedge plus block as a system, then all the external forces are vertical, all the external forces are vertical, so COM will accelerate, COM will accelerate in the vertical direction only, COM will accelerate in the vertical direction only। ठीक है? ये एक प्लैंक है, इस प्लैंक के ऊपर ये पर्सन है, पर्सन का मास स्मॉल m, प्लैंक का मास कैपिटल M, ग्राउंड स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे फ्रिक्शन है तभी ये पर्सन चल पाएगा प्लैंक पे, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। शुरू में सिस्टम रेस्ट पे था, सिस्टम वॉज एट रेस्ट, है ना बंदा चल रहा था ना प्लैंक चल रहा था, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब इस बंदे ने प्लैंक पे चलना शुरू कर दिया, किधर? राइट। बोलो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? रुको, इस बंदे ने शुरू में सिस्टम रेस्ट पे था, इस बंदे ने प्लैंक पे राइट को चलना शुरू कर दिया, सिद्धार्थ सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? लेफ्ट या राइट? वर्टिकल तो चलेगा ही नहीं, वर्टिकल तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर ये बंदा राइट को जाएगा तो सेंटर ऑफ मास, बोलो नहीं बेटे, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? राइट या लेफ्ट? कौन बताएगा? यस वंश, लेफ्ट। यस लक्ष्य, जीवन, अनुष्का बेटे, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? कोई नहीं, रिलैक्स होके सोच बेटे, नर्वस नहीं होना है। आता है तो आता है, नहीं आया कोई बात नहीं, थिंग्स आर लाइक दैट, स्ट्राइक नहीं करती कोई बात नहीं, कोशिश पूरी करनी है, आराम से सोचना है, फंडामेंटली सोचना है। संप्रीत बेटे बता। ये थोड़ा ना बताना था, अच्छा कुछ पूछा आपने सर, चलो बताता हूं। यस गविष्ट, रेस्ट पे रहेगा, सोचो फंडामेंटली, सुनो ध्यान से। पर्सन पे क्या क्या फोर्सेस है? पर्सन का वेट स्मॉल mg, नॉर्मल फोर्स n, पैरों पे फ्रिक्शन आगे, पर्सन के पैरों पे फ्रिक्शन आगे आएगा आकृति बेटे, इसमें कोई शंका, डाउट? कोई डाउट? समझ में आ रही बात? आप जब ऐसे चलोगे तो आप प्लैंक पे किधर फोर्स दोगे? पीछे। प्लैंक तुम्हें किधर फोर्स देगा? आगे। ये पर्सन पे फोर्सेस है। प्लैंक पे जरा फोर्सेस को देखो तो,
प्लैंक पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे, उसका वेट आएगा नीचे, ये नॉर्मल फोर्स है तो ये नॉर्मल फोर्स आएगा, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स आएगा, ये फ्रिक्शन आगे है तो ये फ्रिक्शन पीछे आएगा, आएगा हाँ या ना। फोर्सेस में किसी को कहीं कोई दिक्कत, साथ में अपना दिमाग भी चलाओ। मैंने कहा दोनों को सिस्टम ले लेते हैं, तो ये रहा पर्सन, ये रहा प्लैंक, सिस्टम लिया तो जितने भी इंटरनल फोर्सेस है उनकी मैं बात नहीं करूंगा, ये फ्रिक्शन इंटरनल है, प्लैंक ने पर्सन को दिया, पर्सन ने प्लैंक को दिया, ये नॉर्मल फोर्स इंटरनल है, प्लैंक ने पर्सन को ऊपर दिया, पर्सन ने प्लैंक को नीचे दिया, इनकी बात नहीं करेंगे। हमारे इस सिस्टम पर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इसका वेट है नीचे कैपिटल एम जी, इसका वेट है नीचे स्मॉल एम जी, नॉर्मल फोर्स है एन, और इस बार ही तो भाई साहब एन की वैल्यू एम जी प्लस एम जी आएगी, पिछली बार नहीं थी, पिछली बार नहीं थी क्योंकि वो ब्लॉक वर्टिकल चल रहा था नीचे भी, इस बार तो कोई वर्टिकल चल ही नहीं रहा भाई। जब बंदा भी वर्टिकल नहीं चल रहा, प्लैंक भी वर्टिकल नहीं चल रहा, तो सीयूएम भी नहीं चलेगा, लॉजिकल है, लॉजिकल है। नहीं ये नहीं कहना सर ऐसे कैसे, ना पर्सन चल रहा है वर्टिकल ना प्लैंक चल रहा है तो फिर सीयूएम कहां चलेगा, वो नहीं चलेगा। इसलिए वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस, हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 0, और शुरू में तो रेस्ट पे था, कोई चीज रेस्ट पे है, फोर्स तुमने दिया नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा। तो सीयूएम क्या करेगा इस केस में, रेस्ट पे रहेगा, बंदा जाएगा आगे, प्लैंक जाएगा पीछे, सीयूएम रहेगा रेस्ट पे। अब ये हमेशा ट्रू नहीं है, ओके सर मैंने ये सीख लिया, बंदा आगे जाएगा प्लैंक पीछे जाएगा तो सीयूएम रुका रहेगा, ये कब मैंने बोला। इस केस में ऐसा हो रहा है, मान लो कोई प्लैंक को खींच रहा होता, कोई खींच रहा होता प्लैंक को, है ना, बावजूद इसके हो सकता है प्लैंक पीछे जाता क्योंकि पर्सन का फ्रिक्शन स्ट्रांग होता मे बी। तो ये मत कहो सर एक चीज राइट को जाए एक चीज लेफ्ट को जाए तो इसका मतलब है सीयूएम नहीं चलता, ऐसे मत कहो। आप देखो, आप चेक करो फोर्सेस को, तो एज ऑन दिस सिस्टम देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल आर बैलेंस्ड, तो सीयूएम विल रिमेन एट रेस्ट। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है नहीं, तो सीयूएम को चलाएगा कौन, सीयूएम को मूव कौन कराता है, एक्सटर्नल फोर्स, वो तो है ही नहीं। सो सीयूएम विल रिमेन एट रेस्ट, नोट कर लो इसको भी। सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराता है एक्सटर्नल फोर्स, वो अदिति बेटे है नहीं इस केस में, ठीक है, ठीक है, अपने आप लिख लो, ये क्वेश्चन तो आएगा आगे, हम करेंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करेंगे कि पर्सन अगर एक्स आगे गया प्लैंक कितना पीछे जाएगा, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। और देखना आप, मान लो ये एक रॉड है, ये रॉड पड़ी है टेबल पे, ऑन टेबल, ये रॉड टेबल पे पड़ी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, तुम्हें लग रही होगी सिंपल सी, देखना ध्यान से। ये रॉड टेबल पे, इसका मास है मैं, इसकी लेंथ है लेट्स से इस रॉड का मास है 2 kg, यहां पे तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। इमेजिन करो ये रॉड टेबल, टॉप व्यू देख रहे हो आप, इसका ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स आपस में बैलेंस है, ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स का इस पूरे मोशन में कोई काम नहीं है, फ्रिक्शन है नहीं। तुमने यहां पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, मैंने कहा बताओ जो रॉड का ये टॉप पार्टिकल है ए, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। किसका एक्सेलरेशन पूछा मैंने, रॉड के टॉप पार्टिकल का, बता पाओगे क्या। रॉड के टॉप, जहां पे तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, रॉड के टॉप पार्टिकल का मैंने कहा एक्सेलरेशन बताओ, क्या तुम बता पाओगे रॉड के टॉप पार्टिकल का एक्सेलरेशन। नहीं बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे, तुमने कहा चलो मैं उसको सिस्टम ले लेता हूं, चलो मैंने उसका मास भी तुम्हें दे दिया, मैंने कहा उसका मास डेल्टा है मुझे पता है, उसका मास, तुमने कहा सर मास नहीं पता, मैंने कहा मास मान लेता हूं मैं, कुछ 1 ग्राम ले लेता हूं उसका मास। ये जो रॉड का टॉप पार्टिकल है इसका मास मैंने डेल्टा एम मान लिया, तुमने इसको 10 न्यूटन का फोर्स दिया था, तुमने सिस्टम किसको माना, रॉड को नहीं, रॉड के सिर्फ इस टॉप पार्टिकल को, तो इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्टिकल होगा वो इसको कोई ना कोई तो फोर्स दे रहा होगा। अगर तो तुम पूरी रॉड को सिस्टम मानते तो तुम कहते भाई साहब वो तो इंटरनल है सर उसको तो छोड़ दो, लेकिन पूरी रॉड को तो सिस्टम नहीं लिया,
अगर अगर आप एक बंदे के, आप कहोगे खाली हाथ को सिस्टम लो, तो फिर यार यहाँ शोल्डर पे जो फोर्स आ रहा है यहां से इस पे, वो तो कंसिडर करना पड़ेगा। तुमने कहा खाली आप खाली हाथ को सिस्टम लो, खाली इस कलाई इसको सिस्टम लो, हथेली को, तो फिर यहां पे जो फोर्स आ रहा है वो तो लेना पड़ेगा हमें। आपने कहा सर इस मार्कर के कैप को खाली सिस्टम लो, तो ये जो पेन कैप पे फोर्स दे रहा है वो तो देखना पड़ेगा। जब तुम किसी बॉडी के सिर्फ एक छोटे से टुकड़े को अपना सिस्टम मानोगे, तो उस टुकड़े के आसपास वाले हिस्से जो उसे फोर्स दे रहे हैं, यू हैव टू कंसीडर दैट। वहां हम फंस जाएंगे, फंसेंगे या नहीं? इस छोटे से टुकड़े को इसके नीचे वाला टुकड़ा कितना फोर्स दे रहा है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। अच्छा ये किधर जाएगा? ये 10 न्यूटन का ये पार्टिकल, ये जो टॉप पार्टिकल है, रॉड के टॉप पे तुमने फोर्स लगाया, इमेजिन टेबल पे पड़ी है, इसके टॉप पे तुमने फोर्स लगाया, कैसे चलेगा हमें बताना बड़ा मुश्किल है। ये रॉड कैसे घूमेगी? घूमेगी? ये रॉड घूमेगी क्या? इस एक रॉड को ऐसे टेबल पे रख के 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचो एक एंड पे, पक्का ये रॉड घूमेगी? ये रॉड घूम जाएगी? किसके अबाउट घूमेगी? अब सुनना, अब देखना सेंटर ऑफ मास की और ज्यादा खासियत। अभी तक तुम अलग अलग पार्टिकल्स को सिस्टम ले रहे थे, एक 2 kg था, एक 3 kg था, तुमने कहा सर इन्हें सिस्टम लेते हैं। अब ये पूरी रॉड हमारा सिस्टम है, तो यार पूरी रॉड में तो बड़े सारे पार्टिकल्स है। सो नाउ मीन्स इन अवर सिस्टम देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आर यू गेटिंग इट? अब सुनना ध्यान से, इन सारे पार्टिकल्स का मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ी दिक्कत होगी हमें बताने में इन सारे पॉइंट्स के मोशन के बारे में। इन सारे पॉइंट्स के मोशन के बारे में बताने में बड़ी दिक्कत होगी, बट इस पूरी रॉड का यूनिफॉर्म रॉड है, इस पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो इस वक्त इसका ज्योमेट्रिक सेंटर भी होगा, फॉर अ यूनिफॉर्म बॉडी ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास। वही जो तुमने बोला था ना, ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मास सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अब वो बात बोल सकते हो बेटे। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास है। और तुम बाकी सारे पार्टिकल्स को तो छोड़ो, रॉड के बाकी सारे पार्टिकल्स को छोड़ो, तुम्हें इसका सेंटर आगे 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चलता हुआ दिखाई देगा। तुम इमेजिन करो ये पूरी रॉड नहीं है, तुम इमेजिन करो सिर्फ एक पार्टिकल है, सिर्फ एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2 kg, और इस रॉड पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस थे, एक ही लगाया था मैंने, वो मैंने इस पे लगा दिया। तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन वही है। ये रॉड मालूम है कैसे चलेगी? ये रॉड इस तरह से ऐसे है, अभी यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच जाएगा। कितना डिस्टेंस आगे चला जाएगा? हाफ a² जस्ट काइनेमेटिक्स लगाओ ना, 10 न्यूटन का फोर्स, 2 kg का मास, एक्सेलरेशन आया 5, हाफ a² टी टाइम में कितना आगे चला जाएगा? हाफ a²। उतनी देर में ये रॉड घूम गई होगी, ये रॉड थोड़ा यहां से घूम गई होगी, मान लो 60 डिग्री घूम गई है उतनी देर में, तो ये रॉड ऐसे होगी, ऐसे ऐसे होगी ये रॉड। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये कुछ ये ऐसे गया है, ऐसे, ये वाला जो पॉइंट है ये बेचारा तो ऐसे गया है। तो रॉड के अलग अलग पार्टिकल्स बड़े अजीब चलेंगे, बट इन सब में सेंटर ऑफ मास बहुत प्यार से, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे कि ये पूरी की पूरी रॉड एक पार्टिकल थी, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स उस पार्टिकल पे थे। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे सारा का सारा मास एक पार्टिकल था 2 kg का, और सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस उस पार्टिकल पे थे। जिस तरीके से ये पार्टिकल ने चलना है, इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास भी वैसे ही चलेगा। किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। CUM के एक्सेलरेशन को इंटरनल फोर्सेस से मतलब नहीं है। आप कहोगे सर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, आप इसका मोशन देख रहे हो, तो इसके आसपास वाले पार्टिकल्स जो इसको फोर्स लगा रहे थे क्यों नहीं देख रहे आप? इसके एक्सेलरेशन उन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे कि बॉडी का सारा मास उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, जैसे कि सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस उसी पे लग रहे हो। ये बात प्रूव भी करेंगे, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, मैं विल प्रूव दिस ऑल्सो। समझ में आई बात? नोट करो इसको।
फिर हम क्या करेंगे मालूम है, हम पहले COM का मोशन देखेंगे, फिर ये रोटेशन भी ढूंढेंगे कितना है, वो अगले चैप्टर में आएगा कि रोटेट कितना कर गई ये रॉड। टॉर्क निकालेंगे इसके लिए, टॉर्क 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 क्या होता है, घुमाने के लिए फोर्स नहीं होता, टॉर्क होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। वो अगले चैप्टर में टॉर्क के बारे, ये सब फंडामेंटल बातें हैं, बच्चे तगड़े से तगड़ा बच्चा भी कंफ्यूज होता है, इन सब अप्लाई कर लेता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, बट फंडामेंटल्स उतने साउंड उतने क्लियर नहीं होते, इसलिए आराम से समझो। जैसे एक और सिचुएशन देखना, सब समझ रहे हो आप, ये सब चीजें आगे पढ़ोगे देखेंगे हम। जैसे एक और सिचुएशन देखना, अगर मान लो यही रॉड है, इसी रॉड को मैंने ऐसे करके फेंक दिया, इस तरह से ऐसे फेंका, तो ये रॉड इस तरह से हवा में ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगी कि नहीं जाएगी, मैंने ऐसे घुमा के फेंका है। आप जैसे पेंसिल ऐसे, पेंसिल या पेन ऐसे दोस्त की ओर मुंह की ओर मत करके फेंकना, ऐसे आप फेंकोगे तो हाउ इट विल गो, ऐसे घूमते घूमते जाएगी। इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का मोशन बड़ा अजीब होगा। आप इसके कैप के मोशन को ही गौर करो कैसे जा रहा है, इसके कैप का मोशन देखो कैसा हो रहा है, कैप का मोशन ये ऐसे नीचे फिर ऐसे ऊपर ऐसे होगा कैप का मोशन, ठीक है। जब तुमने इस रॉड को फेंका था, ये रॉड थी तुम्हारे पास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जब तुमने इस रॉड को ऐसे ही रॉड थी, तुमने ऐसे करके फेंका, अलग अलग पॉइंट्स को तुमने अलग अलग वेलोसिटी दी है। जब एक बॉडी घूम रही होती है ना, घूम रही जैसे फैन घूम रहा है, तो इसके अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है, जितना एक्सिस से दूर होता है पार्टिकल उतनी वेलोसिटी। मैंने इस रॉड को अब यार ऐसे ही फेंकेंगे ना, ऐसे करके लाइक दिस विथ थ्रो, जैसे क्रिकेट बॉल को तुमने ऐसे स्पिन करके फेंक दिया है ना, क्रिकेट बॉल को फेंक दो ऐसे, क्रिकेट ऐसे स्पिन करके फेंक दो आप, तो आपने भी इस रॉड को ऐसे घुमा के ऐसे फेंका, तो इनको क्या वेलोसिटी दी थी मुझे नहीं पता, इसको तुमने मान लो वेलोसिटी, इसको ऐसे घुमा के तुमने पकड़ा यहां से था, ऐसे फेंका, सेंटर ऑफ मास को मिली वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल मिला मान लो ये 30 डिग्री का। अब इस रॉड के एक बार ये तुम्हारे हाथ से निकल गई, ये रॉड हवा में है, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, mg। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, mg। एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करो, है ना। अब बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे कि सारी रॉड का मास इसी पर है, जैसे कि तुमने इस रॉड को नहीं सिर्फ इस एक पार्टिकल को फेंका था और द ओनली फोर्स वाज mg, तो एक्सेलरेशन g, ये तो अपने प्रोजेक्टाइल में जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा, इसका मुझे पता नहीं, इसका मैं नहीं जानता, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ये बड़े आराम से जाएगा। सेम वे मान लो ये रॉड थी ऐसे, ये रॉड को तुमने ऐसे फेंका ऊपर, ऐसे ऊपर, तो जब तुम्हारे हाथ से रॉड निकली तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस वक्त ठीक वर्टिकल थी, कुछ भी ले लो आप, 20 मीटर्स पर सेकेंड ऐसे थी वेलोसिटी। ये रॉड तुमने ऐसे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से ट्रीट करी थी, ये जब हॉरिजॉन्टल हुई थी ऐसे, उस वक्त तुम्हारे हाथ से छूट गई, ऐसे थी ये ऐसे, इस जगह पे मेरे हाथ से निकल पड़ी है, तो मेरे हाथ से फोर्स गया, जैसे ये मेरे हाथ से निकली ये हॉरिजॉन्टल थी और COM की वेलोसिटी 20 थी, बाकी पॉइंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। COM की वेलोसिटी कितनी थी, 20। अब ये मेरे हाथ से छूट चुकी है, कितना फोर्स लग रहा है इस पे एक्सटर्नल, mg। बाकी पॉइंट्स का मैं नहीं जानता कैसे गोल गोल घूमेंगे, ये तो सीधा ऊपर जाएगा सीधा नीचे आएगा। आप फेंक के देख लो इसको, ऐसे फेंको इस तरह से, आप गौर करना सेंटर ऑफ मास के मोशन को, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। आप इस रॉड को ऐसे फेंकना, एकदम करते ही हो तुम लोग ये सब काम, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, देख बाकी सारे पॉइंट्स कितनी दिक्कतें देंगे, बट COM बड़े प्यार से चलेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके बारे में बताने में आपको ऐसी तैसी हो जाएगी, अभी रोटेशन पढ़ने के बाद वो भी बता दोगे कि ये पॉइंट कैसे, 5 सेकंड के बाद ये पॉइंट कहां है। तुम कहोगे 5 सेकंड के बाद COM कहां है, मैं बड़े प्यार से बताऊंगा। 5 सेकंड के बाद ये अभी यहां था, 5 सेकंड बाद होगा ut माइनस हाफ GT² पे, निकाल लो ut माइनस हाफ GT², निकाल लो। ये कहां पे होगा अभी नहीं बता सकता मैं, ये तो घूमेगा ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे ऐसे घूमते घूमते नीचे आ जाएगा, ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाएगा, फिर ये नहीं कहना सर उल्टा घूमते, उसी वे में घूमते घूमते वापस है। ये पेन देख लो ऊपर गया नीचे आ रहा है, क्या इसने अपना रोटेशन का सेंस बदला ना,
वर्ड्स का सेंस बदला, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, रोटेशन तो ऐसे ही करते करते गया था, ऐसे ही करते करते आ गया। इट्स ओके। तो ये सीओएम क्या देख रहे हो इधर उधर, ये सीओएम का मोशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और इन दोनों केसेस में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, mg। तो इन दोनों केसेस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, g। नोट कर लो ये दोनों भी। बहुत इंजॉय करके ये कॉन्सेप्ट को समझो। नाउ सबसे पहले अब देखते हैं ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे ढूंढेंगे। यूनिफॉर्म बॉडी है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा, यूनिफॉर्म बॉडी ना हुई तो, ठीक है। तो किस तरीके से सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं, सो राइट हेडिंग, पोजीशन ऑफ COM, पोजीशन ऑफ COM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, मान लो ये एक पार्टिकल है मास m1 का, ये एक दूसरा पार्टिकल है मास m2 का, बीच में कुछ नहीं है। सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे आए जरूरी नहीं है वहां पे सचमुच कुछ मास हो, ठीक है। जैसे ये रिंग है, कड़ा है, ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा, वहां मिडिल में तो सचमुच में कुछ नहीं रखा, वहां तो हवा है। तो किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे आएगा उस जगह पे सचमुच में कुछ मास है नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में, अगर ये यूनिफॉर्म में मानूं वहां पे सचमुच इस रॉड का कुछ मास है, तो सेंटर ऑफ मास को इससे परवाह नहीं है कि जिस जगह पे COM आ रहा है वहां पे सचमुच में कुछ मास है या नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, एक दूसरे से इनकी दूरी है d, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आएगा, और अगर इन दोनों में से m2 भारी है, अगर ये दोनों बराबर मास के होते तो सेंटर ऑफ मास ठीक मिडिल में आता, लेकिन अगर m2 भारी है तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का m2 के पास आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे सचमुच कुछ नहीं पड़ा है, तुम देखोगे तो तुम्हें दो पार्टिकल्स दिखेंगे बस, m1 m2, COM नहीं दिखेगा। ये तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट है भाई, इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर वी एज्यूम दैट होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड। अब कहोगे इमेजिनरी है तो फिर इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझोगे ना धीरे धीरे आप, कुछ बातें तो मैंने सिखाई आपको, ठीक। तो दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। किसके ज्यादा पास होगा, भारी वाले पार्टिकल के। हल्के वाले पार्टिकल से अगर इसकी डिस्टेंस r1 है, भारी वाले पार्टिकल से अगर इसकी डिस्टेंस r2 है, तो एक रिलेशन तो हमें साफ दिख रहा है कि भाई r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी आएगी, d। एक और रिलेशन आएगा, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ये रिलेशन भी आएगा। तो दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा, और उस लाइन को मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। COM का डिस्टेंस जो आएगा, बेटे ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, मतलब एक तो तुरंत बोल दिया करो अगर ऑडिबल नहीं है उसी टाइम। ये दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली तरंजोत बेटे लाइन पे लाई करेगा, और इस डिस्टेंस को, ये जो r1 r2 है, मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस r1 अपॉन r2 विल बी इक्वल टू m2 बाय m1। तो बस इन्हीं दो इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन्हें सॉल्व करके वी गेट दिस, ओके। ये बताना मुझे जरा प्रमेय, तुम बताओगे परसों वाली क्लास में ये कहां से आया, तब 15 अगस्त को तुम्हें छुट्टी मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं, यहां बैठ के आगे पढ़ोगे, ठीक है। अगर ये मुझे आंसर तुमने देना है, ये कहां से आया, ये आप लोग का होमवर्क है, चेक करना ये रिलेशन कैसे आया।
वाई दिस M1R1, नोट कर लो होमवर्क, वाई दिस M1R1 इक्वल टू M2R2, फाइन। अब ये नहीं करना गूगल, हाँ जी गूगल बताओ, एक्सप्लोर, दिमाग चलाओ खुद, यही तो प्रॉब्लम है, बस सोचने वाली चीज है, कोई फैक्ट थोड़ना है जो वहां पे हम आंसर ढूंढें। क्यों M1R1 M2R2 के बराबर आएगा, ये आप सोचना, ठीक है। नाउ राइट, for more than two particle system, for more than two particle system, मतलब वही पढ़ रहे हैं, position of COM for more than two particle system, ये x एक्सिस, y एक्सिस, एक पार्टिकल यहां है M1, एक पार्टिकल यहां है M2, एक पार्टिकल यहां पर है M3, M1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, M2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, M3 के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, z भी होता कोई दिक्कत नहीं थी, जो x और y के लिए काम करेंगे वही z के लिए भी कर देंगे। मान लो तुमने कहा इन तीनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब एक बात तो पक्की है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इन तीनों को अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो बीच में ही कहीं होगा, ये नहीं हो सकता यहां पे है भाई। सेंटर ऑफ मास वो जितने भी मासेस थे उन सबको ज्वाइन करके जो बाउंड्री बन रही है उनके बीच में ही कहीं होगा। अब ये पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास वहां थोड़ा ना होगा, इसी पे ही कहीं होगा। रिंग है तो रिंग के बीच में ही है, बाहर तो नहीं है कहीं। तो इन तीनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास भी इन तीनों के बीच में, अगर तीनों का मास बराबर होता तो ठीक इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे आ जाता सेंटर ऑफ मास। लेकिन मान लो कि M3 ज्यादा भारी है तो सेंटर ऑफ मास M3 की ओर थोड़ा शिफ्टेड होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। सचमुच पे वहां कुछ नहीं पड़ा, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सारा का सारा मास M1 प्लस M2 प्लस M3 वहां कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं XC कॉमा YC, तो XC की वैल्यू आएगी M1x1 प्लस M2x2 बाय M1 प्लस M2, ये ढूंढोगे या M1R1 इक्वल टू M2R2, दोनों सेम तरह से आंसर आएंगे। सेम वे y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, M1y1 प्लस M2y2 अपॉन M1 प्लस M2, यहां से मिलेगा y कोऑर्डिनेट। सेम वे मान लो z भी होता, मान लो ये पार्टिकल कहीं इधर भी रखा होता, तो M1z1 प्लस M2z2 प्लस M3 भूल गया मैं, प्लस M3 x3 प्लस M3 नीचे आएगा, यहां पे आएगा प्लस M3 y3 अपॉन प्लस M3 भी आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, सिद्धार्थ परेशान क्यों होते हो बेटे, बोल दिया करो। ध्यान दो बेटे इधर, जैसे मान लो ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये एक पार्टिकल है मास m का, ये एक पार्टिकल है मास 2m, ये एक पार्टिकल है मास 3m, ये एक पार्टिकल है मास 8m। ये चार पार्टिकल्स स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं ऐसे, एज लेंथ है स्क्वायर के कॉर्नर। COM की पोजीशन फटाफट तेज बताओ, फाइंड पोजीशन ऑफ COM फॉर दीज 4 पार्टिकल्स, मतलब मुझे COM के x और y कोऑर्डिनेट्स बताओ। वेट, अगर z भी होगा ठीक है, M3 Z3, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, डायग्राम बनाओ। फाइंड पोजीशन ऑफ COM फॉर द गिवन 4 पार्टिकल्स। क्वेश्चन भी लिख लो, फाइंड पोजीशन ऑफ COM फॉर द गिवन 4 पार्टिकल्स, 11a बाय 14। तो इस तरीके से जितने मर्जी पार्टिकल्स हो हम उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकते हैं, जितने मर्जी पार्टिकल्स हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, चलो करके दिखाओ। ये एक मीटर स्केल है,
x इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल नहीं है, x इक्वल टू 1 पर 1 kg का पार्टिकल है, 2 पर 2 kg का, 100 पर 100 kg का पार्टिकल है। एक मीटर स्केल है, उसके 1 सेंटीमीटर वाले मार्क पर मैंने 1 kg पार्टिकल रखा, 2 सेंटीमीटर वाले पर 2 kg, 3 पर 3, 100 पर 100, टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 100 या 101? 100, 0 पे तो कोई है ही नहीं ना। बताओ जरा इन 100 पार्टिकल्स के COM का x कोऑर्डिनेट क्या है? बताओ बताओ। फाइंड पोजीशन ऑफ COM। अपने आप करना, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं, आपने ग्रो करना है, सीखना है। सब ग्रो कर रहे हैं, तुम भी ग्रो करो। 67 सेंटीमीटर, देखते हैं बेटे। 67 ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, m1x1 प्लस m2x2, तो ऊपर बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। नीचे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी 1 प्लस 2 प्लस 100। ये तो सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से। ऊपर आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, नीचे 1 बाय 2। ऊपर क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ओके, सॉल्व करो। दिस आंसर इज 67 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। बाकी आप क्वेश्चंस कितने भी क्रिएट करते रहो। प्रतुल बेटे इधर ध्यान दे, साथ साथ नहीं बिठाऊंगा, नहीं तो मैं दूर दूर कर दूंगा। ये क्वेश्चन देखना, एक ग्राउंड पर, बातें नहीं बेटा। ये एक रॉड मैंने रखी L लेंथ की, इसके ऊपर मैंने एक और रॉड रखी है ऐसे L लेंथ की सेम, बट L/10 आगे शिफ्ट कर दिया। पहली रॉड के रिस्पेक्ट में दूसरी रॉड कितना आगे गई? L/10। तीसरी रॉड ऐसे रखी, इसको भी L/10 आगे कर दिया, और ठीक फोर्थ ऐसे और L/10 आगे कर दिया, L/10 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 आगे करते गए। फिफ्थ को वापस L/10 पीछे कर लिया, तो फिफ्थ और थर्ड की पोजीशन तो सिमिलर हो जाएगी। सिक्स्थ रॉड को और पीछे कर दिया L/10, तो सिक्स्थ और सेकेंड की पोजीशन सेम हो जाएगी। सेवेंथ को और पीछे कर दिया L/10, तो सेवेंथ और फर्स्ट की पोजीशन सेम हो जाएगी। 7 रॉड्स हैं, L/10 L/10 आगे जाते गए पहले, फिर L/10 L/10 पीछे आ गए। इसको x इक्वल टू 0 लो, y कोऑर्डिनेट मुझे नहीं चाहिए। इन सातों आइडेंटिकल रॉड्स, और सातों की लेंथ L है, इन सातों आइडेंटिकल रॉड्स के COM का सिर्फ x कोऑर्डिनेट बताओ। y क्यों नहीं पूछ रहा मैं? y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं पूछ रहा? इस डायरेक्शन में सिमेट्री है। अगर ये सब मान लो इन सब की थिकनेस है d d d, तो y कोऑर्डिनेट तो भाई साहब 3.5d पर होगा। y डायरेक्शन में, अगर y डायरेक्शन में तुमने, y डायरेक्शन में कोई चक्कर ही नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा देखना, तो d/2, इसका 1.5d, 2.5d, 3d इसकी थिकनेस है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 3.5d पे आएगा हाइट वाइज। आप खुद सोचो इस चीज को, मेरे से सुन के हां में हां मत मिलाओ, तभी गड़बड़ होती है। मैंने बोला ओके सर, अपना दिमाग चलाओ। सो फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ COM फॉर दिस 7 आइडेंटिकल रॉड्स। चलो, क्या आंसर आया बेटे? 44L/70। देखते हैं 44L/70। x इक्वल टू 0 कहां लिया है बेटे लावण्या? देख लेना ढंग से, ये लिया है मैंने x इक्वल टू 0 पॉइंट। भव्या बता बेटे, कोशिश कर, हो जाएगा। क्या आया? 44L/70।
पहली और सातवीं रॉड का सेंटर एक ही जगह आएगा। भव्या देख बेटे, पहली रॉड का सेंटर यहाँ है, सेवेंथ रॉड की भी तो यही आएगा। पहली रॉड का सेंटर यहां से बेटे कितनी दूर है, l/2। सेवेंथ रॉड का सेंटर भी तो l/2 दूर है। दूसरी रॉड का कहां पे होगा, l/2 से l/10 आगे। तो जो सिक्स रॉड है उसका भी वही होगा, l/2 से l/10 आगे। तीसरी रॉड का कहां होगा, l/2 प्लस l/10 प्लस l/10। तो पांचवी रॉड का भी वही होगा। चौथी रॉड का कहां पे होगा, सबसे दूर होगा, है ना। तो एक काम करो, आप लिखो एक्स कोऑर्डिनेट। आप क्या लिखते हो, गौर से देखना, m1x1 प्लस m2x2 करते हो। उसमें पहली रॉड के लिए भी आएगा m इंटू l/2, सातवें के लिए भी आएगा m इंटू l/2। तो उसे दो बार ले लो, पहली और सातवीं रॉड को एक साथ। भाई तुम दो बार लिखोगे m इंटू l/2, m इंटू l/2, तो उसको मैं लिख देता हूं 2m टाइम्स l/2, चलेगा। दूसरी और सिक्स रॉड के लिए भव्या बोल बेटे क्या लिखो, दूसरी और छठी रॉड के लिए 2m टाइम्स l/2 प्लस l/10 लिख बेटे। ये घर जाके दोबारा क्वेश्चन खुद से करो एक बारी। तीसरी और पांचवी रॉड के लिए 2m टाइम्स l/2 प्लस 2l/10, और चौथी रॉड के लिए एक बारी, उसके लिए आएगा m टाइम्स l/2 प्लस 3l/10 डिवाइडेड बाय 7m। ये करो आप, यही किया, आ गया जीवन। हाँ 26l/35 आ रहा आंसर। तो लक्ष्य तुम लोग का आया 44l यानी 22l/35। एक बार फाइनल आंसर बता दो, मतभेद आ रहा है थोड़ा सा। अब मैं तू बता दे बेटा, फाइनल मोहर लगाए इस पे। क्या आंसर आ रहा है बता दो, सॉल्व भी तो करना है, सॉल्विंग में भी थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाया करो। रक्षिता बेटे कहीं डाउट है, पक्का ये दोबारा करना, मार्किंग करो। यही आ रहा है। विनायक उधर उधर अपनी कॉपी में सॉल्व कर, इधर क्यों देख रहा है, करो करो। उज्जवल क्या आंसर आ रहा है, अरे भैया सॉल्व भी तो करने को कह रहा हूं, सॉल्व करो बताओ। आशिता आंसर, l है। चलो आंसर आ रहा है 44l/70। बाकी अगर ये नहीं आ रहा आप देख लेना, कैलकुलेशंस हैं वो करो। ओके चलो अब आगे आओ। नाउ राइट हेडिंग, पोजीशन ऑफ COM, position of COM for continuous bodies, position of COM for continuous bodies, position of COM for continuous bodies। देखो ये पार्टिकल था M1, ये पार्टिकल था M2, ये पार्टिकल है M3। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट अलग अलग पड़े हैं पार्टिकल्स, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ये। M1 अलग है, आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं है। डिस्क्रीट क्या स्पेलिंग होगी डिस्क्रीट की, DIS ना, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होगा ये, ठीक है। रॉड है ये, आई विल कॉल इट कॉन्टिन्यूअस बॉडी। मतलब एक पार्टिकल के बाद अगला पार्टिकल, अगला पार्टिकल, अगला पार्टिकल, सब साथ में जुड़े हुए हैं। डिस्क है एक, आई विल कॉल इट अ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। मतलब कोई भी ऐसे रॉड है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, दे ऑल आर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मास एक के बाद एक के बाद एक के बाद अटैच्ड है आपस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में मास आता जा रहा है, आता जा रहा है, अलग अलग नहीं है ऐसे। सो दैट इज व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। तो अब अगर ये हमारे पास ऐसे रॉड है, अगर तो ये रॉड बहुत पतली सी रॉड है, बहुत पतली है, इसकी थिकनेस आप नेग्लिजिबल मानो। अगर तो ये यूनिफॉर्म होती, फिर तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर को ही मैं बोलता सेंटर ऑफ मास है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये शुरू में थोड़ा सा थर्मोकोल टाइप मटेरियल है,
फिर आगे गए थोड़ा प्लास्टिक सा है, फिर आगे गए तो थोड़ा सा वुड सा है, फिर आगे गए स्टील है, आयरन है और हैवी है। मतलब जैसे जैसे हम इस x इक्वल टू 0 से आगे बढ़ते जा रहे हैं ये रॉड हैवी होती जा रही है। मतलब तुम यहां से एक छोटा सा टुकड़ा निकालो और यहां से एक छोटा सा टुकड़ा निकालो, वो ज्यादा भारी है, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास आगे को शिफ्टेड होगा। ये रॉड हैवी होती जा रही है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, इस रॉड की जो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा सिंबल यूज करेंगे, इट इज सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स है। अगर लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होती फिर मैं कहता ये पूरी रॉड है यूनिफॉर्म। ये लैम्डा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। मतलब अगर तुमने यूनिट लेंथ ली तो उसका मास क्या होगा? लैम्डा। छोटा सा dx लेंथ लिया तो उसका मास क्या होगा? लैम्डा dx। यूनिट लेंथ का मास कितना होना चाहिए? लैम्डा। तो छोटे से dx लेंथ का लैम्डा dx। मुझे चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, तो गौर से सुनना। इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में लिखूंगा xc इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। ये मेथड है, ये मैंने कोई नया काम नहीं किया। ये जो अभी तुमने किया था ना अलग अलग, सोया बेटे इधर ध्यान, ये उड़ जाएगा। अलग अलग पार्टिकल्स लिए थे ना, आप गौर से समझना अब इस चीज, खाली ना ये लिख के और आगे नहीं बढ़, समझो ध्यान से। हमने क्या किया था अभी? मान लो मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स रख दूं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे इनके मासेस दे दूं m1 m2 m3 m4 m5 m6, इनकी पोजीशंस बता दूं x1 x2 x3 x4 x5 x6। सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढोगे? क्या लिखा था आपने सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय क्या किया था? m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन किया था। मीन्स आई कैन से दैट आपने न्यूमरेटर में किया था समेशन ऑफ mx और डिनोमिनेटर में किया था समेशन ऑफ m। आ रही है बात समझ में? न्यूमरेटर में आपने पर्टिकुलर पार्टिकल का मास लिया था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिया था, उसके प्रोडक्ट को सम अप किया था। सेम थिंग आई एम डूइंग हियर भाई, सेम थिंग आई एम डूइंग हियर। बस यहां पे फर्क ये है कि इस पूरी रॉड को मैंने छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स में तोड़ दिया डीएम मास के। मैंने मान लिया ये सारी रॉड इस तरह के पार्टिकल्स से बनी है। हर एक पार्टिकल का मास क्या है? डीएम डीएम उनका मास है। व्हाट इज एक्स? एक्स किसी भी जनरल पार्टिकल डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट है। यहां पे एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स हियर? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। सेम वे यहां पे एक्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो गौर से सुनना मेरी बात, मैं तुमसे कहूंगा किसी भी बड़ी सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढो। आप कहोगे एक काम करो सर, इस बड़ी सी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। व्हाट इज डीएम? मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, उन्हें मल्टीप्लाई करो। एक्स ये m1 x1 ही कर रहे हो, dm इंटू एक्स, वो तो x पहले लिख दिया क्योंकि ऐसे लिखते dmx अजीब लगता है इसलिए x को उठा के पहले ले आए। x dm इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ओनली ना, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, दैट्स ऑल। y कोऑर्डिनेट चाहिए, इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। समझ रहे हो? इतना नोट करो पहले। कोई भी बड़ी सी बॉडी है, एक मिनट सिद्धार्थ, उसके छोटे छोटे कैसे छोटे छोटे पीसेस कर दिए। हर बार वो पीस पार्टिकल नहीं होगा, ये बात मेरी समझना। रॉड है पतली, छोटे छोटे टुकड़े करोगे क्या आएंगे? पार्टिकल। मान ले डिस्क होती बड़ी सी, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे रिंग्स। उसके छोटे छोटे पार्ट्स कैसे बनाएंगे? रिंग्स। तुमने कहा डिस्क के साथ छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, इंटीग्रेशन में फंसोगे ना, कैसे इंटीग्रेशन करें? आता हूं मैं, बोल बेटे सिद्धार्थ। इन अ वे डिस्क्रीट में बस आपस में टच नहीं कर रहे, ये टच कर रहे हैं, बस यही फर्क है। बिल्कुल, उनको टच करा दे, वो m1 m2 m3 m3 को टच कर, सेम ही है। मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट में कुछ फर्क है ही नहीं। समझ गए बात ढंग से तो एकदम क्लियर है, ये तो कोई फर्क ही नहीं है। वही काम यहां पे बस ये मासेस फाइनाइट थे तो इसलिए समेशन किया, वहां पे मासेस नन्हे नन्हे हैं, डीएम इनफाइनाइटली स्मॉल, इसलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके,
तो किसी भी बड़ी सी बॉडी को, तरनजोत सिंह, तरनप्रीत कौर, वीडियो ऑन रहे बेटे, किसी भी बड़ी सी बॉडी को क्या करेंगे अनुष्का बेटे, छोटे 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 पार्ट्स में बांट देंगे। डीएम क्या होगा, किसी भी एलिमेंट्री पार्ट का मास। एक्स क्या होगा, उस एलिमेंट्री पार्ट का एक्स। इस पे थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, आप सुनना। अभी तुमने जो छोटे छोटे पार्ट किए वो क्या थे, पार्टिकल थे। अब गवेश तुम्हारी पिटाई होगी बेटा। ये क्या है, नहीं छोटा सा पार्टिकल तुमने निकाल के मेरे को दिखा रहे हो तुम। ये टैलेंट, ये तुम लोग को ना साथ इसीलिए नहीं बिठाऊंगा। मैं बोल रहा था छोटे छोटे पार्टिकल करो, इसलिए छोटा पार्टिकल करके दिखा रहा है उसको। गलत बात है बेटे। एनीवेज, सो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्ट्स हर बार पार्टिकल नहीं होंगे। आगे जाके आएगी हमारे सामने हाफ डिस्क। हाफ डिस्क आएगी ऐसे। इस हाफ डिस्क के केस में जो मैं छोटे छोटे पार्ट्स करूंगा वो आएंगी छोटी छोटी पतली पतली रिंग्स। तो जरूरी नहीं है हर बारी डीएम इज मास ऑफ दैट स्मॉल पार्टिकल। इस केस में जो डीएम होगा वो होगा ये एलिमेंट्री रिंग, ये एलिमेंट्री रिंग, ये पतली सी रिंग ऐसी। डिस्क के केस में दिस डीएम विल बी व्हाट, मास ऑफ दैट थिन रिंग। व्हाट विल बी एक्स, इस थिन रिंग का सेंटर ऑफ मास जहां पे है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या, यस रिंग के, वो रिंग का सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे हम कैसे निकालना है। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए मुझे रिंग का सेंटर ऑफ मास पहले पता करना पड़ेगा, तो उस पे आऊंगा मैं, अगला वही आएगा। तो अगर रॉड होगी पतली तो छोटे छोटे पार्ट्स क्या होंगे, पार्टिकल। आधी रिंग आएगी, पूरी रिंग तो मैं लूंगा नहीं, पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास तो मिडिल में ही होगा। आधी रिंग अगर मैं लूंगा तो वहां पे भी छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, पार्टिकल्स। लेकिन आधी डिस्क अगर मैं लूंगा तो छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, रिंग्स। तो किसी भी बड़ी सी बॉडी को मैं एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ दूंगा। डीएम क्या होगा, एलिमेंट्री पार्ट का मास। वो एलिमेंट्री पार्ट पार्टिकल भी हो सकता है, वो एलिमेंट्री पार्ट रिंग भी हो सकती है, एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन वो बॉडी क्या थी पूरी। एक्स क्या होगा, उस एलिमेंट्री पार्ट के सीयूएम का एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ एक पार्टिकल का सीयूएम तो पार्टिकल ही है, वो तो एक, मैं कहूंगा ये एक पार्टिकल है M1, इसका सीयूएम, अरे भाई वही है, ठीक, नीचे मास आ जाएगा। तो फिलहाल लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस रॉड ओनली। जनरल पार्टिकल के पास गए, एक्स दूर, जनरल लेके करते हैं ना, जैसे आप लिखते थे वेलोसिटी टी स्क्वायर, तो जनरल टाइम टी वाली वेलोसिटी डालते थे। इंटीग्रेशन में हमेशा जनरल वाली वैल्यूज डालते हैं, है ना। जनरल दूर एक्स गए, ये पार्टिकल लिया, इसका लेंथ है dx, यूनिट लेंथ होती तो मास क्या था, लैम्डा। इस dx लेंथ के इस छोटे से टुकड़े का मास कितना आएगा, dm, लैम्डा dx। छोटा सा टुकड़ा होता dx, मतलब यूनिट लेंथ तो मास क्या आता, लैम्डा। dx लेंथ है तो मास क्या आएगा, लैम्डा dx। बस हो गया, वैल्यूज रखनी है। या इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x ही है, यही x है, यहां x इक्वल टू 0 लिया है, तो ये कितना आ जाएगा, x। dm कितना आ जाएगा, लैम्डा dx अपॉन नीचे इंटीग्रेशन में dm क्या आएगा, लैम्डा dx। अभी लैम्डा लैम्डा कैंसिल मत कर देना, ऐसे वेरिएबल्स इंटीग्रेशन के अंदर है, ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल मत किया करो। लैम्डा की वैल्यू डालो kx, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल x लैम्डा की वैल्यू kx dx, नीचे इंटीग्रल kx dx। कांस्टेंट को कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। कौन वेरिएबल्स को कट मत कर देना ऐसे लैम्डा लैम्डा। फिर एक काम करना, फिर dx dx भी काट देना, है ना, इंटीग्रेशन सिंबल भी काट देना, फिर सभी कैंसिल। तो वेरिएबल्स ऐसे कट मत कर देना, कांस्टेंट्स यू कैन। ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा, एक्स, तो ऊपर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, नीचे क्या आएगा, लिमिट्स। क्या मतलब है लिमिट्स का, क्या मतलब है लिमिट्स का, कि इस तरह के पार्टिकल्स कहां से शुरू हुए, तो भाई यहां से शुरू हुए, और कहां खत्म हुए, यहां।
लिमिट्स लगाने का मतलब है ये जो तुमने जनरल पार्टिकल लिए थे ये कहां से शुरू कहां खत्म, तो ये लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से L, 0 से L, ये आ जाएगा कितना 2L/3, ये आएगा आंसर। तो कहां पे आया एक्स कोऑर्डिनेट इसके सेंटर ऑफ मास का, 2L आना ही था, सेंटर से उधर जाना ही था क्योंकि वो साइड हैवी थी। सो 2L/3 पे इस तरह की रॉड को तुम ऐसे फेंकोगे ना तो ये सेंटर के अबाउट नहीं, ये 2L/3 वाले एंड के अबाउट घूमती घूमती जाएगी ऊपर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब इसका डिस्प्लेस्ड है, हैवी थी उधर ये रॉड। ओके, नोट करो इसको आराम से। नाउ राइट position of COM of half ring, position of, अक्षय काम पे ध्यान बेटे, position of COM of half ring, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास देखना, गौर से देखो बेटा, इधर ये हाफ रिंग है, ये इस हाफ रिंग का y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ठीक है, गौर से समझना प्लीज, ध्यान देना चीजों पे। सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्री एक्सिस पे लाई करता है। अगर तुम्हें कभी भी कोई ऐसी एक्सिस दिखी जिसके अबाउट इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, y एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड जिस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, y एक्सिस के राइट साइड भी मास वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देख लो। इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, y, इसलिए y कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने की जरूरत, x ढूंढने की जरूरत नहीं है, y तो चाहिए। कुछ भी रिदम में बोला ना, रिदमिक नहीं है, अपना दिमाग हम चला ही नहीं रहे होते। y कोऑर्डिनेट चाहिए, x नहीं चाहिए। फिर से इस रिंग को हम छोटे 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 छोटे, इस बार फिर से पार्टिकल्स आएंगे, तो इस बार फिर से इस रिंग के ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स करेंगे। पिछली बारी लीनियर बॉडी थी तो लीनियर वेरिएबल्स आए x dx, इस बार आएगा थीटा डी थीटा, एंगुलर चीजें चल रही है। यहां से शुरू करेंगे, यहां से ये वाले पार्टिकल के लिए थीटा क्या आएगा 0, लास्ट वाले पार्टिकल के लिए थीटा क्या आएगा 180, यानी थीटा कहां से कहां वेरी करेगा 0 से 180। तो जनरल एंगल इस जगह पे आए, ये जनरल एंगल थीटा पे, बहुत छोटा सा पार्टिकल लिया, बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल साइज का, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। ये दोनों लाइनें लगभग एक है, वो तो दिखाने के लिए हमने अलग अलग दिखा दी। मैं आपसे कहूंगा एक लाइन बनाओ 30 डिग्री पे और एक लाइन बनाओ 30.0000000001 डिग्री, तो दोनों लाइनें सेम ही जाएंगी। तो ये दोनों लाइनें लगभग एक ही हैं। ये लाइन है थीटा एंगल पे और ये छोटा सा एंगल है डी थीटा, ठीक है। इस बारी ये रिंग यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन मैं दूंगा आपको वेरिएबल का, बट अभी यूनिफॉर्म है। मान लो इस पूरी रिंग का मास है m, रेडियस है r, पूरी नहीं आधी रिंग का मास, तो इस बारी लैम्डा क्या आएगा, इस बारी लैम्डा आएगा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आएगी m/πr। इस बार लैम्डा वेरिएबल नहीं है, पिछली बारी लैम्डा वेरिएबल था। रॉड के केस में मैं कहता लैम्डा वेरिएबल नहीं है, तुम सीधे बोलते सेंटर ऑफ मास मिडिल पे ले लो सर, फिर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो। इस बारी लैम्डा, ये यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहां से निकालो या यहां से निकालो या यहां से, सबका मास बराबर है, मास इज सेम, यूनिफॉर्म। जब मैं आपको कहूंगा यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर, कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा उठा लो मास सबका सेम होगा। ओके, अब फिर वही काम करना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अब ये छोटा सा पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r cos थीटा, ये r लेंथ है ना, ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। टैलेंट मत दिखाना अभी, सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हो आप या इस पॉइंट का पूछ रहे हो, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है ना। कई बच्चे बोलते हैं आगे, सर इसका r cos थीटा है, उसका तो r cos थीटा प्लस d थीटा है। यू आर राइट एब्सोल्युटली, बट दैट थीटा के सामने d थीटा इग्नोर। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, r cos थीटा, r sin थीटा। फिर वही काम करेंगे, मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए, x नहीं चाहिए, तुम x निकालना, 0 आएगा। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इंटीग्रल y dm
डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। समझ रहे हो ना बात को? मैं आपसे कह रहा हूं ना, कोई भी उज्जवल, इधर ध्यान, कोई भी बड़ी सी बॉडी हो उसके छोटे छोटे पार्ट्स करो और ये फॉर्मूला लगाओ। dm इज व्हाट? उस छोटे से पार्ट का मास। मास निकाला जाए इसका, ठीक। मास निकालने के लिए मुझे इसकी लेंथ चाहिए होगी dl। आई कैन राइट dl अपॉन d थीटा इज r। ये तो पता ही है, ये तो अब मेरे ख्याल किस क्लास से पढ़ते हो ये? एंगल अपॉन रेडियस इज फर्स्ट क्लास से कौन पढ़ता है कुछ भी? एंगल अपॉन रेडियस इज सॉरी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज एंगल। दिस एंगल d थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, है ना? दिस d थीटा इज व्हाट? यू राइट दिस d थीटा इज dl बाय r। एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। सो इस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी आ गई? rd थीटा। तो इस छोटे से टुकड़े का मास कितना आ जाएगा? इसका मास आ जाएगा लैम्डा dl। भाई लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का मास। तो dl लेंथ का मास है विराज बेटे लैम्डा dl। नहीं समझ में आ रही बात? लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। पाई आर लेंथ तो मास m है, तो यूनिट लेंथ तो मास इज m बाय पाई आर। लैम्डा इज व्हाट? लीनियर मास डेंसिटी, मतलब इस रिंग की यूनिट लेंथ का मास। ओके, तो यूनिट लेंथ का लैम्डा तो dl लेंथ का लैम्डा dl। ओके, ऐसे ही आगे आता हूं। सो ये y क्या रखें? सो ये बेटे y की वैल्यू y, अरे इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट r sin थीटा। बेटे थक गए तुम लोग, अभी तो टेस्ट भी है। टेस्ट नहीं है आज, कोई बात नहीं, परसों लूंगा टेस्ट, ठीक है। सो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? बस अब तो ध्यान से सुन लो, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? r। कितना खुश? dm की वैल्यू लैम्डा dl, नीचे dm की वैल्यू, इस बार लैम्डा कांस्टेंट है। लैम्डा की वैल्यू क्या है? m बाय पाई आर। सो उसको कैंसिल कर दो चाहो तो डायरेक्ट, लैम्डा तो बाहर ही आ जाएगा, वेरिएबल है फिर कैंसिल। अब थीटा, ये थीटा वगैरह ऐसे टर्म नीचे भी होते, कैंसिल नहीं करते। सो लैम्डा और लैम्डा को कैंसिल लिख देना, एज लैम्डा इज कांस्टेंट सो वी कैंसिल इट। आर को बाहर करो, सो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? r। dl को आर डी थीटा लिखोगे, एक r और बाहर आएगा, आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कबीर बताएगा, माइनस कॉस थीटा। सही बोला। सो इट इज माइनस, भूले नहीं हो ना? पक्का माइनस। ओके, नीचे dl को लिखा बेटे आर डी थीटा, आर बाहर आया, एक आर कैंसिल हो जाएगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा पे लिमिट 0 से पाई, तो ये जाएगा 0 से पाई, ये भी जाएगा 0 से पाई, ये एक आर कैंसिल, ये माइनस साइन बाहर करो, माइनस आर, अंदर कॉस थीटा, थीटा की फाइनल वैल्यू तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय नीचे पाई माइनस 0। -1 क्या बनेगा? -2, -2 इंटू माइनस आर, 2r डिवाइडेड बाय पाई। ये याद होना चाहिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। नोट करो इसको, 2r अपॉन पाई, आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा संप्रीत बेटे? सिमेट्री एक्सिस पर। एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे? सुनना, एक मिनट सुनना, एक मिनट रुक जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट में बस यहां पे एक्स आ जाएगा, तो यहां पे कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहां पे साइन थीटा आ जाएगा, थीटा पे लिमिट्स लगाओगे, साइन पाई माइनस साइन 0, वो आएगा 0 माइनस 0, 0 आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं, वो पहले ही हमें दिख रहा था 0 आना है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो COM वाई पे लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। जेड यहां है ही नहीं, पूरी की पूरी ये जो रिंग है, हाफ रिंग सॉरी, पूरी XY प्लेन में पड़ी है भव्या बेटे, फिर जेड कहां से आ जाएगा? समझ आई बात या नहीं? नहीं। लैम्डा पक्का क्या है? व्हाट इज लैम्डा? लीनियर मास डेंसिटी। यूनिट लेंथ होती तो मास क्या होता? यूनिटरी मेथड लगाया बेटे, पाई आर लेंथ तो मास क्या है? m, यूनिट लेंथ तो m बाय पाई आर, dl लेंथ तो m बाय पाई आर इंटू dl।
वो लैम्डा की वैल्यू m बाय पाई आ रही थी बेटे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पढ़ाता हूँ आराम से आज 2-3 बजे तक ना। चलो बेटे, राइट पोजीशन ऑफ COM फॉर हाफ डिस्क, पोजीशन ऑफ COM फॉर हाफ डिस्क, पोजीशन ऑफ COM फॉर हाफ डिस्क परसों करेंगे, ठीक है। हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास, आप ट्राई करना, आप देखें कौन आंसर बता। रिंग्स बनाना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिंग्स, और ट्राई करना, ठीक है। और नहीं भेजूंगा, क्यों नहीं भेजूंगा आपको, ठीक है। ओके बेटे।